नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 1,84,372 नए केस और 1,027 लोगों की मौत हो गई। आधुनिक दौर में इतने लोग तो किसी युद्ध में भी नहीं मरते, लिहाजा यह महायुद्ध काल है। आज आपको बताएंगे कि दिल्ली में आज तक के कैमरा टेस्ट में हेल्थ सिस्टम कैसे फेल हो गया। संवेदनहीन सिस्टम की एक्सक्लूसिव मुंह दिखाई होगी। जो भुक्तभोगी हैं उन्हें अपना दर्द हमारी रिपोर्ट में दिखाई देगा। कोरोना की लहर घर घर में एंट्री कर रही है। यूपी के हालात खराब हैं। 24 घंटे में 20,510 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में भी संक्रमण बहुत तेज है। सवाल यह है कि लॉकडाउन का अगला नंबर कहीं यूपी और दिल्ली का तो नहीं है। कोरोना ने हमारे हेल्थ सिस्टम की ऑक्सीजन छीन ली है। सांसों का आपातकाल शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती हर सांस एक तरह से साक्षात नाकामी बनकर लाउडस्पीकर पर गूंज रही है। ऐसी व्यवस्था से आपको खबरदार करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में RT-PCR टेस्ट लहरा गया है। कल तक जिस टेस्ट पर पूरा भरोसा किया जा रहा था वो अब वायरस को पकड़ नहीं पा रहा। हर 5 में से 1 RT-PCR टेस्ट गलत आ रहा है। टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी शरीर में कोरोना वायरस है। इसके कारणों की जांच करेंगे। अस्पताल से लेकर शमशान तक हर तरफ दुखद दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई है, शमशान में मौत के बाद की लड़ाई है। दोनों ही मोर्चों पर आप कतार में हैं। इस कतार का भी हम जमीनी विश्लेषण करेंगे। 36 लाख छात्र छात्राओं के लिए काम की खबर यह है कि CBSE की 10वीं के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए। अब 10वीं के सभी छात्र प्रमोट होंगे। उनका रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर बोर्ड खुद तैयार करेगा। अगर 10वीं का कोई छात्र इस प्रोसेस से दिए गए नंबरों से संतुष्ट नहीं होता तो उसे परीक्षा में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा इसी शर्त पर होगा कि देश के हालात परीक्षा करवाने के लिए अनुकूल हों। 12वीं की परीक्षा 15 जून तक टल गई है। इस परीक्षा के लिए 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगी और छात्रों को परीक्षा की तारीख से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। बंगाल की 45 सीटों का चाय वाला फ्लेवर भी खबरदार में आज आपको मिलेगा। उत्तर बंगाल की वोटों वाली मसाला चाय और चाय वाली पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चाय की पत्तियों में वोटों की फसल के दर्शन कैसे होते हैं ये देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर हैं जिन्होंने कोरोना की नई लहर में रिकॉर्ड तोड़े हैं। हर 8 में से 1 नया केस इन्हीं 2 शहरों से मिल रहा है। इसमें दिल्ली ने तो मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है और दिल्ली में हाल यह है कि 1 महीने में संक्रमण के मामले 32 गुना बढ़ गए हैं। हर 100 टेस्ट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और इसके कम होने के अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह की स्थिति दिल्ली में है उसमें तो संक्रमण और तेजी से बढ़ने के पूरा चांस है, क्योंकि बदइंतजामी और बेफिक्री की कोई लिमिट दिल्ली में नहीं है। आज हमने दिल्ली के कई अस्पतालों की पड़ताल की है जहां पर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। यहां सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि भीड़ न जुटे, संक्रमण का खतरा कम से कम हो, लेकिन अस्पतालों के टेस्ट सेंटर को सब्जी मंडी जैसा बना दिया गया है। चलो पीछे पीछे को हो जाओ, एक लाइन करो और पीछे पीछे को हो जाओ। बार बार बोला जा रहा है तुम्हें, एक हाथ की दूरी बना लो। रिपोर्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव, किसी को कोई फर्क नहीं, न टेस्ट करने वाले को न टेस्ट कराने वाले को। यह दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल हेडगेवार की भयानक तस्वीर है। अस्पताल के अंदर ये जो सैकड़ों लोग एक हॉल में दिख रहे हैं, ये सब कोरोना टेस्ट करवाने आए हैं और टेस्ट के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट का घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बेफिक्री का हाल यह है कि हॉल में रिसेप्शन से आवाज लगाई जाती है, नाम बुलाया जाता है और रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव सबके सामने ही बताया जाता है। अगर कोई निगेटिव निकलता है तो कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव निकलता है तो भी कोई बात नहीं। उन्हें अस्पताल में नहीं सीधे घर जाने को कह दिया जाता है।
ऐसी ही बेफिक्री से सैकड़ों की भीड़ में नेगेटिव पॉजिटिव की रिपोर्ट बांटी जा रही है। जो टेस्ट के बाद पॉजिटिव मिल रहे हैं वो ऐसे ही बेफिक्री से अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर भी निकल रहे हैं। मैंने आज ही कराया था। थोड़ी देर पहले ही कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? कौन सा कराया था टेस्ट? रैपिड। और ये ऐसे ही बांट रहे हैं सबको भीड़ में पॉजिटिव की रिपोर्ट हैं? क्या बोला इन्होंने? कह रहे पॉजिटिव है। और अब क्या हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे? क्या कर रहे हैं? अभी बोला घर जाओ। पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। लकी जैसे कितने लोग इसी तरह पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर यहाँ से घर जा रहे हैं। कितने पॉजिटिव लोगों ने ऐसी सैकड़ों की भीड़ में लोगों को संक्रमित किया होगा और ये वापस जाकर कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। ये बात तो खुद इस अस्पताल के लोग मान रहे हैं, जिन्हें ऐसी भीड़ जुटाकर टेस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई और जो खुलेआम टेस्ट का रिजल्ट बताकर लोगों को घर जाने को कह रहे हैं। प्रशांत भाई, आप ऐसे बांट रहे हो, लोग बैठे हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और इससे तो और लोगों को हो जाएगा, नहीं होगा? और लोगों को नहीं हो जाएगा। रैपिड टेस्ट में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 4-4 घंटे लोग इंतजार करते हैं। सुबह से टेस्ट के लिए बैठे रहते हैं। फिर ऐसी भीड़ जुट जाती है जिसमें अगर कोई संक्रमित नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये दिल्ली के एक अस्पताल का हाल नहीं है। हमने एमसीडी के एक और अस्पताल की भी पड़ताल की। दिलशाद गार्डन में स्वामी दयानंद अस्पताल है। यहाँ की तस्वीर भी अलग नहीं थी। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक लाइन लगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। गर्भवती महिलाएं तक चक्कर लगा रही हैं। ये सब सुबह 6 बजे से टेस्टिंग के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन दोपहर बाद भी लाइन खत्म नहीं हुई, ना ही टेस्ट हो पाया। लोग हताश हो गए। 6 बजे से यहाँ तक आए। कहाँ से आए हैं आप? मंडोली से। और अभी सुबह 6 बजे आ गए थे? हाँ जी। चले जाओ 10-15। और अब 10:30 बज रहे हैं। अब देख लो क्या 257 अमित। अरे 257 अमित कौन है? 257 अमित। 263। एक तरफ लोगों की ये मजबूरी है, दूसरी तरफ सिस्टम का मजाक। आप हैरान रह जाएंगे। इस भीड़ में अस्पताल के कर्मचारी उन लोगों को तलाश रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो भीड़ में कहीं गुम हो गए। ये है सिस्टम का हाल और यही है असलियत। कोरोना अब दिल्ली में नहीं तो कहां फैलेगा। यहाँ तो ऐसी बेफिक्री है कि खुद सिस्टम ने आम आदमी को सुपर स्प्रेडर बना दिया। कल सुबह टेस्ट के लिए अब नहीं होगा? नहीं। क्यों? सब लोगों की गलती निकाल दी जाती है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि लोग करें भी तो क्या करें। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का हाल देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ सुबह 9 बजे टेस्ट शुरू होते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से पहले ही रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। साफ बोला जाता है कि कल नंबर आएगा। सुबह 9 बजे से 3 घंटे में सिर्फ 50 लोगों के टेस्ट हुए। कल सुबह आएगा टेस्ट के लिए भैया, आज नंबर नहीं आ पाएगा। क्यों? भैया 1 नंबर आपका है, 50 चल रहा है अभी। 2:30 बजे बंद हो जाएगा, नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए मना कर रहा हूं। जब टेस्ट इस तरह किए जा रहे हैं, जब ऐसी बद इंतजामी है, जब कहीं कोई गंभीरता ही नहीं दिखती, तो कैसे संक्रमण की चेन ब्रेक होगी? फैसले के अंदर भी लापरवाही के इस हाल में देश की राजधानी की हालत आगे क्या होगी, ये सोचकर भी डर लगता है। जमशेद खान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। सोचिए क्या हाल है दिल्ली का। यहाँ जिस तरह से कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उसमें कौन नहीं मानेगा कि संक्रमण कई गुना और फैलेगा। सैकड़ों लोग एक ही जगह पर सुबह से जुट जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं, कोई परवाह नहीं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। टेस्ट रिपोर्ट वहीं पर दी जाती है। जो पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें सैकड़ों की भीड़ के बीच बताया जाता है और उन्हें सीधे घर जाने को कह दिया जाता है। इस तरह से अस्पतालों में कोरोना टेस्ट के सेंटर ही सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। जिसे कोरोना नहीं भी है वो भी टेस्ट कराने आएगा तो वहां वायरस लेकर जाएगा, दूसरों में फैलाएगा।
एक तरफ ऐसी बदइंतजामी है जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा है। अगर संक्रमित हो गए तो दूसरी बदइंतजामी से आप बच नहीं पाएंगे, जिसमें बेड नहीं मिल रहे, बेड मिल रहे तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन किसी तरह मिल गई तो इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कोई भी बड़ा शहर हो, इस समय दो चीजों की बहुत कमी है, एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकट ऐसा है कि अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि सप्लाई नहीं है। नई लहर में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कोई इसको पूरा नहीं कर पा रहा। मरीज ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं और जाने जा रही हैं। पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों को लेके आओ, तभी हम लेके आए। कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। इन चीखों को सुनने वाला कौन है? सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि न उनके पास बेड है न ऑक्सीजन। हॉस्पिटल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। इनको एडमिट करो ना, करो भैया। तो ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, इसको उपयोग कर लो ना, गाड़ी में लगा जो हो गया होगा। क्यों योगेश, जो गाड़ी में लगा उसको यूज कर लो ना यार। योगेश ले लो। ऑक्सीजन चाहिए, बताओ, बगैर ऑक्सीजन के वो नहीं रह सकते। एक एक सांस पर आफत है, मरीज हाथ पैर पटक रहे हैं, लेकिन ये एक मरीज का हाल नहीं है। इन्हें सिस्टम सांसें क्या देगा, उसकी तो खुद ही सांसें उखड़ चुकी हैं। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं, 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है। ये मध्य प्रदेश के एक अस्पताल का हाल है, वो भी कहीं ज्यादा दूर नहीं, राजधानी भोपाल के बगल में। अस्पताल के लोग खुद बता रहे हैं कि जिन एम्बुलेंस से मरीज को लाते थे, अब ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। हमारी गाड़ी, पहले ये था कोविड के पहले कि ऑक्सीजन सप्लायर यहाँ गाड़ी लाता था और यहीं अपने भरे सिलेंडर रखता था, खाली ले जाता था। आज 10 दिन ये हो गए कि हमको 2 एम्बुलेंस हमारी, जिसमें पेशेंट को लाना ले जाना ना करके हम हमारे गाड़ी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं। लेकिन ये एक अस्पताल की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का हाल ये है कि कई अस्पताल अब गंभीर मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे। लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद कर रहे हैं। जिन्हें अस्पताल एडमिट भी कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से पहले ही बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और लिख कर लिया जा रहा है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 267 मीट्रिक टन कर दी गई है, यानी 2 गुना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी गई है। लेकिन डिमांड उससे भी 2 गुना ज्यादा है, इसीलिए संकट तो होगा। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। हर हॉस्पिटल से आवाज चिल्ला चिल्ला कर आ रही कि लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। अखबार रंगे पड़े हैं, शमशान घाट में वेटिंग लग गई लाशों की, और मेरा मुख्यमंत्री आज भी झूठ बोलता है। मध्य प्रदेश की सांसों पर यह संकट इसलिए क्योंकि गुजरात से ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावटें आ गईं। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई क्योंकि महाराष्ट्र खुद बड़े संकट में है। सीएम ठाकरे ने खुद पीएम से अपील की है कि ऑक्सीजन सप्लाई में एयरफोर्स की मदद ली जाए। इमरजेंसी में महाराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ के भिलाई और गुजरात के जामनगर से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मंगवाई। महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई कोरोना मरीजों को दी जा रही है। लेकिन डिमांड कहीं ज्यादा है। पुणे जैसे शहरों में ऑक्सीजन की डिमांड 3 से 4 दिन में 5 गुना तक बढ़ गई है। ऑक्सीजन और बेड की कमी से या तो मरीजों को एडमिट नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है जहां बेड और ऑक्सीजन है।
स्मूथ फ्लो नहीं है। और आगे 2-3 दिनों में तो हमें लग रहा है कि ये बिकॉज ये सभी तरफ पूना में फैल गया है और सभी लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मेन जो रहता है वो ऑक्सीजन बेड नहीं है, यही प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। तो जो भी हम अवेलेबल करते हैं ऑक्सीजन का बेड, तो उसमें अवेलेबल हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है और वो उतना स्मूथ नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों में भी है। अस्पतालों में बेड का संकट तो अपनी जगह है, ऑक्सीजन का संकट ऐसा है जिसके सामने सिस्टम दम तोड़ रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड 3 गुना बढ़ गई है। राजस्थान में 2 हफ्ते में ऑक्सीजन की डिमांड 2.5 गुना बढ़ गई है। यूपी में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है कि ऑक्सीजन तैयार करने वाली फैक्ट्रियां 2 गुनी की गई। झारखंड में ऑक्सीजन की डिमांड 20 गुना बढ़ गई है। रांची के अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने वाला है। बेड और ऑक्सीजन के इस संकट से अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रांची के एक अस्पताल के बाहर ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया। बेटी चीखती रही, हाथ जोड़ती रही, गुहार लगाती रही। अस्पताल के अंदर मंत्री भी राउंड पर आए थे, वहीं से गुजर भी गए, लेकिन सबने आंख कान बंद कर लिए। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प। इन चीखों से सरकारों और सिस्टम की नाकामी गूंज रही है। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, तैयारियों के दावे करे, कमियों को पूरा करने का भरोसा दे, लेकिन हर शहर के कोने कोने से आ रही ऐसी तस्वीरें सिस्टम का पोल खोल रही हैं। रांची से सत्यजीत कुमार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ हेमेंद्र शर्मा, आज तक। एक तरफ सांसों का आपातकाल है, दूसरी तरफ लाशों का अंबार है। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक कहीं भी चले जाइए, हर जगह लाइन है। स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो आप कतार में हैं। और अगर भगवान न करे किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर शमशान घाट में भी कतार है। सिस्टम के हालात बहुत नाजुक हैं। हर लाइन, हर कतार में आपका कोई अपना ही हाँफ रहा है। ये दूसरी लहर आने से पहले, इससे पहले के जो कुछ महीने थे, कितनी बॉडीज आ रही थी यहाँ पर? जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में तो 40 बॉडी आई लगभग। 3 महीने मिला के 3 महीने में, पूरे 3 महीने में 40 बॉडी। ये 1 अप्रैल से बढ़ा है यहाँ पर कोविड का। अब कितना, जैसे कल कितना और अभी तक आज कितना? मैं बताऊँ, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक तो 2-3 की एवरेज थी। ये 5 से 10 अप्रैल तक होगी 10 से 12 की एवरेज, और ये 11 से और अब तक जो चल रही है 25 से 30 की एवरेज आ गई है। अच्छा। कल 36 थी कोविड ओनली। और आज जैसे दोपहर के इस समय बज रहे हैं 3:30 लगभग, इस समय तक कितनी बॉडीज? 25 आ चुकी हैं। और यहाँ पर किस हॉस्पिटल से आती हैं? यहाँ पर जो हमारे के हॉस्पिटल बांट रखे हैं, वैसे तो हमारे मेन हॉस्पिटल है LNJP। हमारे 15 से 16 या 20 बॉडी तो LNJP से पर डे आनी है। कतारें ही कतारें, कतारें ही कतारें। जिस तरीके से कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, कोविड से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। हम इस समय निगम बोध घाट पर मौजूद हैं और ये दिल्ली की सबसे बड़ी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर भी अब जो प्रशासन है, जो सब कुछ अरेंज कर रहा है, उसके लिए चिंताएं बढ़ रही हैं कि कहीं 100 से ऊपर आंकड़ा न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोरोना से जो मृत होते हैं या फिर जो सामान्य लोग आते हैं, उन सब के लिए व्यवस्था रखनी है। दिल्ली में कुल 150 शमशान घाट हैं, जिनमें से 10 को पूरी तरीके से कोविड के लिए समर्पित किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक एक तस्वीर और ये समूचा इंतजार भयावह है। जितना हम देख रहे हैं कि कतार, एक जाता है एम्बुलेंस और दूसरा आ जाता है, कितने घंटे के बाद वो बॉडी सौंपी जाती है और यहाँ पर संस्कार के लिए आती है? सेफ्टी के लिए आप लोग यहाँ पर क्या क्या करें? जी, हमारे यहाँ तो एक तो हमने कोविड और नॉन कोविड 2 विंडो हमने अलग कर दी गई हैं।
जो अन्य बीमारी से डेथ हो रही हैं उनका हमने अलग विंडो कर दिया है, तो उनको कोरोना की तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोरोना का विंडो अलग कर दिया है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमें 6 फंडनेस है CNG की, उसमें एक संस्कार करने में 2 घंटे लगते हैं। अगर कोई 6 बॉडी एक साथ आ जाती है तो हम 6 उस पर लगवा देंगे। अगर उसके बाद में 1 घंटे बाद कोई बॉडी आ जाती है तो उसे हमें वुडन में ही करवाना पड़ेगा, ताकि उस पर 2 घंटे लगते हैं एक बॉडी में। मेरे छोटी बेटिया अनन्या मुखर्जी यहाँ पर एडमिट है, जो संडे को एडमिट हुई थी इमरजेंसी में। अभी उसको जो है A1 जो है यहाँ का बिल्डिंग में A1 वार्ड में उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। कल मेरी बिटिया को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। शाम के टाइम करीब 4 बजे के आसपास वो ब्रीथिंग नहीं कर पा रही थी, फिर जो है कॉन्टिन्यूसली कॉफ हो रहा था, बहुत परेशान थी। कोई हेल्प के लिए कोई अटेंडेंट या कोई नर्स कोई नहीं आ रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था किसको कैसे बुला, क्योंकि जब भी वहाँ जितना भी उसका मोबिलिटी अलाउड है उसके अंदर से कोई नज़र भी नहीं आया। देश की राजधानी में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की विस्फोटक स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी बड़ी है, इसीलिए स्थिति को धीरे धीरे नियंत्रण में करने के प्रयास पूरे जारी हैं। केंद्र सरकार के भी अस्पताल यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर दिल्ली सरकार के भी अस्पताल, LNJP का ये अस्पताल जिसने लगातार कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट किया है, वो इस साल भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। हालांकि उसमें कई चिंता की बातें हो जाती हैं, जैसे आम बेड होना एक बात है, लेकिन इमरजेंसी के लिए यानी देखिए जो ICU बेड्स विथ वेंटिलेटर्स और विदाउट वेंटिलेटर्स, विथ वेंटिलेटर्स में यहाँ पर फिर भी 17 की संख्या है, विदाउट वेंटिलेटर्स हैं उसमें आप देखिए चाहे GTB अस्पताल हो चाहे लोकनायक अस्पताल हो, हर जगह आपको 0 की संख्या नजर आएगी। इसमें दीपचंद बंधु अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, ये सारी 0 में इनकी संख्या है। सीधे तौर पर जितने भी लोग संक्रमित होते हैं वो इस ऐप के जरिए, इस आंकड़ों के जरिए ज़रूर पता लगा सकते हैं कि क्या अस्पतालों में जगह खाली है या नहीं। बहुत सारे लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो कहते हैं कि वो घरों से निकलते ही नहीं है ये स्थिति देखकर, और सरकार की तरफ से भी ये अपील रहती है कि अगर ऐसे लक्षण हैं जिन्हें घर में आइसोलेशन के जरिए हैंडल किया जा सकता है तो घर पर ही बेहतर हो जाता है इलाज करना। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि इमरजेंसी सिम्टम होने के बावजूद वार्ड उनका सामान्य रहता है। स्थिति विकट है और इसका जो समाधान है वो तैयारियों के लिहाज से सरकार का है, लेकिन सावधानी के हिसाब से हम सबका भी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। सब लाइन में लगे, जिंदगी की लाइन को मौत की लाइन काट रही। भारत में आजकल हर मोड़ पर इन्हीं लकीरों का युद्ध है। इन्हीं लकीरों के बीच हमें समाधान की लकीर भी खींचनी। अब कोरोना युद्ध भूमि से राजनीति की युद्ध भूमि में चलते हैं। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें दौर का मतदान है। ऐसे में आपको बंगाल की 45 सीटों के चाय वाले सियासी फ्लेवर के बारे में भी पता होना चाहिए। उत्तर बंगाल में करीब 450 बड़े छोटे चाय बागान हैं, उनमें 5 लाख लोग सीधे काम करते हैं। इन 5 लाख लोगों के परिवारों को भी जोड़ लें तो राज्य जो चाय बागान की अर्थव्यवस्था का असर 25 लाख लोगों पर पड़ता है। उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 45 पर चाय बागान में काम करने वाले लोगों का असर पड़ता है। अब आपको उत्तर बंगाल की वोटों वाली मसाला चाय और चाय वाली पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि चाय की पत्तियों में वोटों की फसल के दर्शन कैसे होते हैं। चाय बागानों के मजदूरों का वेतन हम बढ़ाकर 350 रुपये तक ले जाने का हमारे संकल्प है। पश्चिम बंगाल चुनावों में चाय पर चर्चा हो न हो, चाय की चर्चा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत ही है और देश के कुल चाय बागान का 29% पश्चिम बंगाल में है, खासकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कार्सियोंग के दोराई तराई पहाड़ी क्षेत्र में। चाय का इतिहास यहाँ पर क्या है, कहाँ से आई ये चाय की? देखिए मैम, ये जो आप चाय देख रहे हैं ये 150 साल पुरानी है और इसकी ओरिजिन चाइना में है। अच्छा। यहाँ जो देख रही है हाँ। और इसके अलावा जो दूसरा प्लांटेशन एरिया है जो डुअर्स तराई आसाम हाँ। उसकी ओरिजिन आसाम से। कहते हैं ब्रिटिशर्स लेकर आए थे यहाँ ब्रिटिशर्स लाए थे और आसाम में भी उन्होंने ही सर्च किया था, बट दैट इज नेटिव। अच्छा, आज की तारीख में जब हम चाय की पत्ती से और चाय की वो पहली चुस्की तक पहुंचने की बात करते हैं,
कितना समय लगता है, यानी यहाँ जो प्लग करेंगे और मेरे कप में जो आएगी? देखिए प्लकिंग टू पैकिंग आपको लगता है 24 घंटे। हाँ। देयर आफ्टर अगर जब ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगेगा, यू कैन से अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो 15 डेज और अब्रॉड 1 मंथ और 2 मंथ ऐसे लग सकते हैं। नॉर्थ बंगाल चाय बागान कर्मचारी संघ के अनुसार चाय बागानों में करीब 3 लाख स्थायी कर्मचारी हैं। कई आंकड़े सीधे तौर पर चाय उद्योग से जुड़े कर्मियों की संख्या 5 लाख बताते हैं और इस पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रितों की संख्या लगभग 25 लाख। लिहाजा चाय बागान कर्मचारियों का प्रभाव लगभग 45 विधानसभा सीटों पर होता है। रेलवेज के बाद रोजगार देने वाला सबसे बड़ा उद्योग है ये चाय उद्योग, यानी कि आप जो बागानों में पत्तियां तोड़ते हुए महिलाओं को देखते हैं, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी संख्या होती है उन लोगों की जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो इससे जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। चाय बागान में पत्तियां तोड़ते मजदूर हों या फैक्ट्री में चाय की पत्ती तैयार करते कर्मचारी, इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि ये एक वोट बैंक बन जाते हैं। 170 साल से ज्यादा पुरानी इस इंडस्ट्री से पीढ़ियों से लोग जुड़े हैं। आप लोग यहीं पे हमेशा से काम करते हैं? हाँ। मतलब आपकी फैमिली में और लोग काम करते हैं इसमें? बाहर किया था, अभी रिटायरमेंट। मतलब चाय इंडस्ट्री में? जी ठीक है। आपकी फैमिली में और लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, मतलब चाय के? ये टी गार्डन में काम करता है। सब लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे सारे टी गार्डन पे, मतलब आपकी फैमिली में पहले सब टी गार्डन में ही काम करते हैं? पहले से। आपका भी? हाँ। हमेशा से यहाँ पर ही आपने किया है? अच्छा लगता है यहाँ पे चाय में ही? कितनी उम्र है आपकी? मेरा 27 है। कितने साल से कर रहे हैं काम? मैं अभी शुरू किया? हाँ, अभी शुरू किया। ये काम ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ, काम ठीक है। क्या सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रेलवेज के बाद यही इंडस्ट्री है? हाँ, रिकॉर्ड बोलता है कि आफ्टर जन रेलवे चाय बागान ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइज, और उसमें भी 80% औरतें काम करती है। अच्छा। इन चुनावों में चाय का मुद्दा बड़ा है। दरअसल मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 204 रुपए है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चाय बागान में काम करने वालों को 202 रुपए ही मिलते हैं। यहाँ तक कि असम में भी चाय बागान मजदूरों को एक दिन में 217 रुपए मिलते हैं। कितना टाका मिलता है? 202 रुपया। मिलना चाहिए ज्यादा? मिलना चाहिए जो। कितना चाहिए, मतलब इससे काम हो जाता है? अभी तो थोड़ा दिन से मिला है। हाँ। पहले कितना मिलता था? 175। कब से मिलना शुरू हुआ है 202? कितना दिन होते? 1 महीने से। 1 महीने से 202? हाँ। और आपको उम्मीद है कि और ज्यादा मिलेगा? सब नेता कह रहे हैं मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा। 1 महीना से पैसा बढ़ के मिल रहा है? हाँ। और बढ़ना चाहिए? हाँ, तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना पैसा में तो हम लोग का भी तो परिवार चलाने के लिए मुश्किल होता है ना। हाँ। तो सब कह रहे हैं नेता लोग कि बढ़ेगा, आपको लगता है बढ़ जाएगा? बढ़ाने से तो बढ़ेगा ना, और नहीं बढ़ाने से तो नहीं बढ़ेगा। विश्वास होता है? विश्वास है? नहीं। फरवरी 2020 में ममता सरकार ने चाय सुंदरी नाम की आवास योजना की शुरुआत की, तो बीजेपी भी अपनी ओर से चाय बागान मजदूरों को रिझाने में पूरा जोर लगाती है। ये चाय की दुकान कितने दिन से है यहाँ पर? यहाँ से तो बहुत साल से है। 100 साल से पुराना दुकान है ये। 100 साल से पुराना दुकान है। तो यानी कि यहाँ पर चाय पर बहुत लोग निर्भर हैं। न सिर्फ चाय की पत्तियां जो वहाँ टूट रही हैं, बल्कि यहाँ जो आप लोग चाय बनाकर बेच रहे हैं। जी। हाँ? बहुत लोग आते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी चाय लेके आते हैं, सबको पिलाते हैं अच्छा चाय। लेकिन जो इधर का मजदूर लोग है, उन लोग का जो हिसाब से हम लोग बिक्री करता है, उतना उन लोग को रोजगार नहीं मिलता है। मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जो कि केंद्र सरकार जो दे रहा है, जो हम लोग। केंद्र सरकार थोड़ी राज्य सरकार दे रही है? नहीं, राज्य सरकार तो कुछ नहीं दे रहा है। तो हमारा केंद्र सरकार है जो राज्यबीस जी है, वही उसको पास दे रहे हैं। वो दे रहे हैं आपके हिसाब से? अच्छा, आप लोग खुश हैं? खुश है बहुत। मोदी जी से भी बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि वो चाय बेचते थे, वो बोलते हैं, तो आपको लगता है चाय के बारे में सोचते हैं? ठीक, अच्छा है जी। तो देखिए, जो चाय की प्याली होती है उससे जोड़कर न जाने कितनी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन चाय की प्याली से क्या वो राजनीतिक तूफान उठेगा जो कि इन विधानसभा चुनावों में अहम होगा? क्योंकि अभी तक असम के जो चाय बागान में मजदूर थे उन्हें बेहतर रेट्स मिल रहे थे। पश्चिम बंगाल के बनिस्बत 1 महीने पहले से कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन विधानसभा चुनावों में चाय की ये चुस्की तरोताजा किसे करने वाली है, ये बड़ा सवाल रह गया है।
कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दार्जिलिंग आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।